कांग्रेस पार्टी हो या यूपीए की गवर्नमेंट हो या शरद पवार जी, ये केवल यही चाहते थे जो आज किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है, इसको मैं कहीं ना कहीं खुलासा करना चाहता हूं। और नहीं सर, एक मिनट सर, कुछ एक दो चीजें तो बताना पड़ेगा सर, एक दो चीजें तो बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे वो ड्राफ्ट रूल्स में स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जा रहा था कि एनी मार्केट है स्पेशल मार्केट और स्पेशल कमोडिटी मार्केट फंक्शनिंग अंडर द मार्केट कमिटी, दैट वाज द ड्राफ्ट। आज के कानून में क्या है कि न्यू लॉ हैव प्लेस द प्राइवेट एग्री बिजनेस आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द मंडी सिस्टम। दूसरा एक विषय था एम्पावर्स मार्केट कमिटी, उस वक्त का मार्केट कमिटी टू कलेक्ट लेवी फीस अंडर द एजिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आज का है रिस्ट्रिक्ट्स एपीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग लेवी फीस फ्रॉम प्राइवेट मार्केट्स। तीसरा था एम्पावर्स मंडी कमिटी फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये बहुत महत्व का है, एंड फार्मर्स आर रिप्रेजेंटेड इन दीज कमिटीज। आज के बिल में है डेजिग्नेट्स एसडीएम और हायर ऑफिशियल्स फॉर आर्बिट्रेशन इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आज का वो किसान किस किस अधिकारी के दरवाजे में भटकेगा। चौथा, मंडी कमिटी हैज द पावर टू इशू लाइसेंसेस फॉर एग्रीकल्चरल ट्रेड। आज कहते हैं कि एम्पावर्स यूनियन गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंसेस टू दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ एग्री ट्रेड। नहीं, मेरा कहने का मतलब अंत में बी फेयर विद द चेयर, अंत में नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो किसानों का जो यहाँ पर जो इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसके बारे में सरकार ने खुद ही जब कहा है कि 1.5 साल के लिए हम कानून को अबेंस में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो एक बार पूरे तरह से इसको हटाकर नए सिरे से कानून लाने की सबसे बात करके कोशिश करिए। उसमें सभी का सहयोग, हमारा भी सहयोग आपको मिलेगा, तो देश में जो हम क्रांति चाहते हैं किसानों में। थैंक यू श्री संजय राउत। धन्यवाद सर। 6 मिनट्स प्लीज। सर 15 घंटे में हमें 15 मिनट तो दीजिए। नहीं, संभव नहीं है सर। 15 घंटे किसके लिए? प्लीज आर्गुमेंट में आधा मिनट खोजिए सर। मेरे हाथ में तो मैं जरूर दूंगा। नहीं, आपके हाथ में बहुत कुछ है सर। प्लीज नो आर्गुमेंट, प्लीज डर लगता है सर। नो आर्गुमेंट। श्री संजय राउत, श्री संजय राउत, फिर 15 श्री संजय राउत, श्री संजय राउत प्लीज। सर राष्ट्रपति जी के जो टाइम दिया उस हिसाब से, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल 5 मिनट जरूर मिलेगा। कल धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ बोल रहे थे और बार बार हमारी तरफ कटाक्ष करके हमें ये बोल रहे थे कि सच सुनो, सच सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। हम तो 6 साल से सच सुन रहे हैं और झूठ को भी सच मान रहे हैं, लेकिन आज जो चल रहा है हमारे देश में, जो माहौल है, मैं देखता हूं जो सच बोलता है, जो सच लिखता है, उसे गद्दार, देशद्रोही कह के पुकारा बोल दिया जाता है। कल इस बारे में चर्चा हम लोगों ने की, दिग्विजय साहब ने बहुत उस बारे में कहा है। सर, जो सरकार से सवाल पूछेगा उस पर देशद्रोही का मुकदमा ठोक दिया जाता है। कितने नाम मैं आपको बता सकता हूं। हमारे सदन में संजय सिंह, जो हमारे सदस्य है संजय सिंह, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है। राजदीप सरदेसाई, जाने माने पत्रकार, जिसको हमने सरकार ने पद्मश्री दिया है, पद्म पुरस्कार सम्मानित किया है, उसको हमने देशद्रोही बना दिया है। शशि थरूर, जो यूनाइटेड नेशन में हमारे देश के प्रतिनिधि थे, एमपी है, कैबिनेट में थे, उसको भी देशद्रोही का उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया है। जो सिंगू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने वाले मंजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह और भी ऐसे बहुत से पत्रकार हैं या लेखक है, उसको हमने इस कानून के तहत, देशद्रोह के कानून के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब आईपीसी धाराएं खत्म कर दी और सब देशद्रोही की धारा एक वही रख दी है। डोमेस्टिक वायलेंस हो तो भी देशद्रोह का मुकदमा आप ठोक देंगे। पंतप्रधान मोदी हमारे लिए आदरणीय है। देश के प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते करते रहेंगे। उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है देश चलाने के लिए, हमें मानते हैं, लेकिन बहुमत जो होता है वो अहंकार से नहीं चलाया जाता। बहुमत बड़ा चंचल होता है। हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम, संत तुकाराम, उसने कहा है निंदकाचे घर असावे शेजारी। उसका मतलब है जो आपका निंदक है
जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है, वो कहाँ है, पुलिस ने उसका क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है, क्या क्या मार दिया, वो पता नहीं है। तो ये जो है ये देशद्रोही है, अपने हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्नब गोस्वामी, जिसके वजह से एक निरपराध व्यक्ति महाराष्ट्र में जिसने आत्महत्या की, कंगना रनावत, ये देश प्रेमी है। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सीक्रेट संदर्भात, उस संदर्भ में उसने जो सामने लाया है, पूरा ऑफिशियल सीक्रेट तोड़ दिया हमारा। बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से ही जानकारी सबको बता दी। हाँ, वो आपके शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। और यही आदमी, ये अर्नब गोस्वामी, जो हमारे मंत्री बैठे हैं वहाँ, प्रकाश जावड़ेकर जी, हम उसका आदर करते हैं, हमारे महाराष्ट्र से, क्या लिखा उसके बारे में, प्रकाश जी के बारे में, जो उसने पूरा जो आप संभाषण, जो डायलॉग आया है ना, तो एक कैबिनेट को भी ये ठीक नहीं है, हमारे सरकार को ठीक नहीं। एक मंत्री के बारे में एक टीवी एंकर जिस भाषा का इस्तेमाल करते, अरे हम छोड़ा, हम राजनीति में, हमारे बारे में आप कुछ भी बोलो, हम सहन लेंगे। लेकिन एक कैबिनेट में एक हमारे मंत्री है, उस बारे में जो बात करती है, और आपको शर्म आनी चाहिए सबको, आप उसको शरण दे रखिए। तो ये जो चल रहा है ये नहीं चलेगा सर। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा है, भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है, एकजुटता की बात की है। अगर ये बात सच है तो गत 3 महीनों से दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में सरकार क्यों लगी है? संजय जी, हजारों किसान आपका 6 मिनट गाजीपुर सिंगू बॉर्डर पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और आप इस एकजुटता में आपको देशद्रोह दिखता है। प्लीज। चेयरमैन सर, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। वो सिर्फ 3 राज्यों की लड़ाई नहीं है, और पूरा देश उनके साथ है, तो उनको देशद्रोह कहना ठीक नहीं। ये पंजाब का किसान, हमारा सिख भाई, जब मुगलों से लड़ा तो हम उसे योद्धा कहते थे, जब अंग्रेजों से लड़ा तो हम उसे देशभक्त कहते थे। कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज जो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खालिस्तानी हो गया, वो देशद्रोही हो गया। ये कौन सा अन्याय है? आप उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर किले ठोकते हो, हाँ, वो बड़े बड़े बैरिकेड्स करते हो। ये बैरिकेड्स, ये किले का जाल अगर आप लद्दाख के बॉर्डर पर करते तो चीन की राइट संजय जी, प्लीज। किलोमीटर अंदर नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये आंदोलन जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये आंदोलन ही हमारी ताकत है, ये देश की ताकत है। थैंक यू वेरी मच। 3 कृषि कानून, श्री रामदास अठवले, श्री रामदास अठवले, ये 3 कृषि कानून के बारे में नहीं, मैं क्या करूं? आप बाकी राइट, राइट। ठीक है, थैंक यू संजय जी। श्री रामदास अठवले तो हमको बुलाया, वो नहीं है तो फिर आप आगे मौका नहीं मिलेगा। श्री
देखो हमारा टाइम भी बढ़ा हुआ है ऐसा, ये तरीका है। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना एक अपनी बात शुरू करने वाले आधा सेकंड लेकर ये कहूंगा, मैं कल परसों से पूछ रहा हूं कि कितना समय हम लोगों को मिलेगा। 6 मिनट नहीं, है। हम लोगों को ये बताया गया 10 मिनट मिलेगा। नहीं, और 10 मिनट और लोगों को 12 मिनट दिए गए। नहीं, और जो मैं बता रहा हूँ ना, आज का स्थिति में 6 मिनट है, मैं आप 1 मिनट एक्स्ट्रा भी दीजिए। 5 घंटे आपने बढ़ाया। सतीश जी आप बोलिए, यू नो हाउ टू स्पीक। in टाइम है कैसा कर सकते। प्लीज प्लीज प्लीज, सबके लिए वो सबके लिए बांटा, सबके लिए बांटा। इनके पास 5 घंटे, हम लोग पास 5 मिनट। नहीं, वो तो क्या करे, उनके नंबर उतना है, आपका नंबर की बात नहीं, तो इसमें नहीं, आप समझौता करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर में। हम लोगों ने तो प्लीज प्लीज सतीश जी। मैं हमेशा से अपनी मैं बगैर पढ़े मैंने बात की, लेकिन आज आपने समय की बाध्यता कर दी है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम जो हमारी बातें हैं वो रिकॉर्ड में ज़रूर आ जाएं, और इसलिए मैं इसको पढ़ने का कार्यक्रम कर रहा हूं आपकी इजाज़त से, जिससे कि समय बाध्यता जो आपने कर दी है उसकी वजह से। किसानों के बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप किसानों को रोकने के लिए, आज उनके आंदोलन को रोकने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप इस समय आपने खाई खोद दी है। खाई ये उनके लिए नहीं खोद रहे हैं, ये हम कहना चाहेंगे खाई अपने लिए खोद रहे हैं। जवानों को बंदूक लेकर खड़ा कर दिया है, पानी की बौछारें डाल रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनका पानी बंद कर दिया, उनका खाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि आपने शौचालय भी बंद कर दिए, और ये भी नहीं सोचा कि उसमें महिलाएं भी हैं, और ये ह्यूमन राइट्स का कितना बड़ा वायलेशन है, इसको आपको देखना चाहिए था। सड़क में कांटे की कील गाड़ दिए। इतनी तैयारी तो पाकिस्तान के बॉर्डर में भी शायद सरकार ने नहीं की होगी जितनी की दिल्ली के बॉर्डर पे कर दी है। जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें आज देश के दुश्मनों का दर्जा दिया जा रहा है। याद रखिए, ये किसान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, इन्हें आप डरा धमका कर और उन पर अपना कानून थोप नहीं सकते, जो कानून उनको पसंद नहीं है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप 1.5 साल के लिए इस कानून को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इसको वापस लेने में हिचकिचा रहे हैं। आप 1.5 साल के लिए रोक रहे हैं, आप 3 साल के लिए अनाउंस कर दीजिए कि रोक रहे हैं, तो शायद किसान कहेंगे कि अगले चुनाव के बाद हम देखेंगे कि क्या होने वाला। हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपना ईगो छोड़कर, बड़े बनकर, और आप इन किसानों को इनकी मांगों को मानते हुए इन तीनों कानूनों को वापस करें। बहुत अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष के एक व्यक्ति ने कल कह दिया कि हम ये कोई भी व्यक्ति किसानों के बारे में कह रहे थे किसी दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। ये बोझ नहीं है, ये हम लोगों को खाना देते हैं, अन्न देते हैं, इनको बोझ कहना बहुत ही निंदनीय बात है। ये कैसी जिद है आपकी, कैसा ईगो है आपका, जिसको कि आप खत्म करना नहीं चाहते हैं और 3 कानूनों को वापस लेना नहीं चाहते हैं। किसान जो हैं वो आप ही के बच्चे हैं, आपकी भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, उनको आपने देशद्रोही बना दिया। उनको आपने कह दिया कि ये तो टेररिस्ट हैं, और मीडिया के माध्यम से, मीडिया को इस्तेमाल करके, क्योंकि मीडिया भी 10% को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है, और उनको आपने उन 10% के ऊपर भी इतनी दहशत फैला रखी है कि मीडिया को आज आपने एक पिंजड़े में बंद तोते की तरह बना दिया है कि जो उसको पढ़ाया जाएगा, जो रटाया जाएगा, वो मीडिया का व्यक्ति वही बोलता रहेगा दिन भर, और आपसे भी चाहेगा कि आप यही बोलिए। फार्म इंश्योरेंस, पुलिस फोर्स में इनके ही घर के बच्चे रहते हैं, जिनको आप आज जवानों को आपने खड़ा कर दिया उनके विरोध में कि आप इनके लिए तैयार रहिए, आंसू गैस लेके तैयार रहिए, गोली लेके तैयार रहिए, और इनको ज़रूरत पड़े तो गोली चलाइए। तो ये उन्हीं के बच्चे उस फोर्स में भर्ती हो रहे हैं, और यही जो बच्चे, इन्हीं के बच्चे देश के बॉर्डर्स में भी हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर तैनात हैं, और हमारी आपकी सुरक्षा करते हैं। ये धूप में, बरसात में, कड़कड़ाती ठंड में भी छप्परों में रहकर, खुले आसमान के नीचे बैठकर हमारे लिए अन्न उगाते हैं, और जो नुकसान हर वर्ष उसके बाद नुकसान भी होता रहता है, उसको सहते रहते हैं, और इसीलिए हम शायद इनको अन्नदाता भी कहते हैं। सरकार इन्हें 500 रुपया महीना देकर अपनी पीठ थपथपाती रहती है और कहती है कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिए। 500 रुपया महीना दे करके आप इनको खरीदना चाहते हैं और इनके ऊपर कानून थोपना चाहते हैं। इन 3 कानूनों से किसान को भय लगता है, और सही भय लगता है। उनको भय लगता है कि आप इनकी ज़मीनें
हमेशा के लिए इनसे छीन लेंगे। आप जिस तरीके से कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में एक एक चीज़ को बेच रहे हैं, चाहे रेल हो, तेल हो, गैस हो, ज़मीन हो, आसमान हो, आपने सब चीज़ें इनको बेचने का काम, अब तो आपने नदी किनारे पोर्ट्स भी बेचने का काम कर दिया, LIC को बेचने का काम कर दिया। LIC जो जहाँ पर कि लोगों की लाइफ इंश्योर्ड रहती है, उसको भी आपने बेचने का काम तय कर लिया कि इनके हाथ में बेच देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज आप बैंक को भी बेचने की तैयारी में आ गए। आपने कह दिया कि हम प्राइवेट बैंक भी और बेच रहे थे, अब आप सरकारी बैंक बेचने की बात कर रहे हैं। जब आप सरकारी बैंक को बेचना चाहते हैं, जिन बैंकों में इन्हीं इंडस्ट्री से घोटाला करके पैसा लेकर के विदेशों की सैर कर रहे हैं, तो किसान भी डर रहा है कि उनका क्या होगा। उनकी ज़मीन, एक बार ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट जब 1952 में आया था, जुलाई 1952 में आया था, आज से 70 वर्ष पहले, तो ज़मींदारी ख़त्म करके किसानों के हक में पूरे देश में ये कानून लाया गया था और उससे उनको फ़ायदा भी हुआ था। आज आप ठेकेदारी के नाम पे उस ज़मींदारी को वापस लाना चाहते हैं। आज इन किसानों से ज़मीनों की उनकी लेन देन करके, उनके पट्टे करा करके, उनके ठेके में ले करके आप उनको इस ज़मीनों से महरूम करना चाहते हैं। इसीलिए वो परेशान हैं कि इसके बाद इन ज़मीनों का क्या होगा और हमारे साथ क्या होगा। कानून के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो